हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो और एग्जाम्स के यूपी ट्रिपल एससी का जो होने वाला है। और इसमें ग्राम पंचायत कार्य, ग्राम विकास कार्य, समाज कल्याण परिषद 2018 में जो पेपर हुआ था उसका जो पेपर होने वाला है होगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो री एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो हिंदी का पोर्शन पूछा जाएगा, हिंदी में 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जीएस में 50 और रीजनिंग के 50, इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 3 सब्जेक्ट मिला के। तो उसमें से एक हम आज इसका डिस्कस करेंगे, भाग 1 हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, जिसमें ये जो बुक लिया गया ज्ञान मुद्रा प्रैक्टिस सेट के बुक से है। इसमें 30 प्रैक्टिस बुक दिया गया है, 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अगर देखें तो 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज का ये वीडियो जो होगा ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसके बाद आने वाले दिनों में हम इसको बारी बारी से एक एक करके पर डे करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अगर इसमें हम देखते हैं तो पहले तो दिया गया है गद्यांश। गद्यांश को पढ़ के हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़िएगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर देना है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। ठीक है, तो अगर आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक जो निकल के आएगा वो आएगा प्रातः काल का भ्रमण। आंसर जो होगा ए पार्ट से ही हो जाएगा। प्रातः काल के भ्रमण के बारे में इसमें जो है सारी चीज़ें कही गई हैं, बातें जब पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा। तो इसका गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा प्रातः काल का भ्रमण भ्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 2 से 5 तक उत्तर पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जो है उत्तर देना है। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें तो देखिए जीएस के पोर्शन का जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है पूरा वीडियो एग्जाम्स के लिए। और वीडियो एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का पोर्शन चल रहा है चैप्टर वाइज, तो आप उसको जाइए देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हिंदी का पोर्शन है, हिंदी का भी शुरुआत करेंगे। जो घटना चक्र का टॉस सीरीज आया था वीडियो एग्जाम्स के लिए वो भी कंप्लीट हो चुका है, हिंदी और जीएस का। तो उसको जाइए देखिए, आप चैनल पे प्लेलिस्ट बन गया है, बना दिया है, तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक ये जो है दिया गया है एक और गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हम उत्तर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं, इस गद्यांश के अनुसार बताना है। तो उत्साह के भेद जो होता है वो कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किया गया है। आंसर जो होगा वो डी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो इस गद्यांश के अनुसार युद्ध वीरता के लिए साहस, प्रयत्न और कष्ट करने की धीरज की प्रकृति का अपेक्षित है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आंसर डी पार्ट निकल के आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो साहित्य मीमांसकों की अगर हम बात करेंगे इस गद्यांश के अनुसार तो युद्धवीर, दानवीर और दयावीर 3 प्रकार के वीरता के भेद किए गए हैं। ठीक है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। इस गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा उत्साह के अंतर्गत। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा, उत्साह के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों, उनके राजदूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व स्वदेश स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखा जाता है वो किस श्रेणी में पत्र आते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो सारे पत्र हैं, विदेशी सरकार हो या फिर राजदूत को हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हो, तो इस टाइप के जो पत्र होते हैं कार्यालय, इनके कार्यालय को जो पत्र लिखा जाता है वो सारे पत्र जो है सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस श्रेणी का क्या हो जाएगा आंसर, इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, सरकारी से पत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना होता है तब किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र जब लिखा जाता है तब जब जो है किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित कराना होता है। तो आंसर इसमें जो होगा वो ये पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाया जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये प्रयोग करते हैं पृष्ठांकन का। पृष्ठांकन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई पत्र मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाया जाए। तो आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा, पृष्ठांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो दिया गया है किसी संदर्भ में या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं संक्षेपण। क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल कितने हैं? 11 स्वर हैं। आंसर जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा, 11। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी पार्ट राइट हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की हैं? ध्वनियों की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में ध्वनि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। आंसर ए पार्ट से हो जाएगा, 2 प्रकार। 2 प्रकार की कौन होती हैं? एक होता है स्वर ध्वनि, एक होता है व्यंजन ध्वनि। ठीक है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, ये 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत क्या है? तो ये तीनों की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी वर्णमाला में ये तीनों स्वर के अंतर्गत आते हैं। आंसर जो होगा वो ए पार्ट हो जाएगा। ह्रस्व स्वर की बात करें तो इन्हें कम जो है साउंड करना पड़ता है या बोलने के लिए कम अब हवा निकालनी पड़ती है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो स्वर जो है ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ है और री। ये 4 जो वर्ण है ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर को बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से ज़्यादा साउंड करना पड़ता है। ये कौन कौन से हैं? तो ये बड़ा आ हो गया, ठीक है, ये बड़ी ई हो गई, इसके बाद बड़ा ऊ भी हो गया, इसके बाद इसमें ए, आए, ओ और आओ। ये इतने स्वर जो हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर की अगर हम बात करें तो इसमें जो दीर्घ स्वर होते हैं उनसे भी ज़्यादा ध्वनि इसमें लिया जाता है, उनसे भी ज़्यादा समय लगाया जाता है तो बोलने में, तो उनको प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की बात करें जैसे ओम बोलना है तो ओम करके बोला जाता है। तो इसमें जो बीच वाला जो संख्या होता है यानी इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओम, और इसको काफ़ी देर तक बोला जाता है तो ये होता है प्लुत स्वर इसको। ठीक है, तो प्लुत स्वर हो गया। एक और होता है संयुक्त स्वर। इसमें 4 प्रकार के स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं कि ऐसे स्वर होते हैं संयुक्त स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों को मिलाकर बनते हैं। कौन कौन से संयुक्त स्वर होता है? तो ए है, ठीक है, आए है, ओ है, आओ है और री है। 5 प्रकार के स्वर जो है ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ए कैसे बना है? तो ए जो है छोटा आ और बड़ा आ से मिलकर बनता है। आई की बात करेंगे तो छोटा आ प्लस ए से मिलकर बनता है। ओ की बात करेंगे तो ओ जो होता है ये छोटा आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है, यानी कि छोटा ऊ से मिलकर बनता है। औ की बात करेंगे तो ये छोटा आ प्लस औ से मिलकर ओ से मिलकर बात में ये बनता है। तो इस तरीके से संयुक्त स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें पत्र शब्द जो लिखा हुआ है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पत्र क्या है? पुल्लिंग है। बाकी रचना, प्रार्थना, आज्ञा ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अगले क्वेश्चन में बताना है। अगले क्वेश्चन में राशि, कुर्सी, पक्षी और चील ये दिया गया है 4 ऑप्शन। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो पुल्लिंग शब्द की बात कर रहा है तो पक्षी शब्द जो होता है ये पुल्लिंग होता है। पक्षी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। राशि जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है, कुर्सी भी स्त्रीलिंग होती है, चील भी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लिखा जैसे स्त्रीलिंग प्रतीत हो रहा है लेकिन ये है पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप और आय, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपकी आय क्या होती है। यानी कि इसको आप जनरली अगर प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे निकाला जाता है तो इसको आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आंकड़ा निकल के आ जाता है, जो है आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है। तो आपकी आय कैसी है कभी भी जब लिखा जाता है तो आय कैसी है लिखा जाता है, ना कि कैसा है लिखा जाता है। ठीक है, आपकी आय कैसा है नहीं लिखा जाता, कैसी है लिखी जाती है, इसलिए आय जो हो गई वो स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, विवाद कैसा रहा आपका, ठीक है, रूप क्या है आपका, सार क्या है इस तत्व का, तो इस तरीके से ये जो है इस पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अगले वाले में क्वेश्चन में बताना है। दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श। अब इसमें कोई बड़ी दुख हुई कोई नहीं कहता तो ये दुख जो है शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, गरिमा की बात करेंगे तो गरिमा जो है ये गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है। गरिमा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। बाकी सारे पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है ये बताना है। इनमें से स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि, इसमें से कौन सी एक संधि है जो संधि का प्रकार नहीं होती? 3 प्रकार की संधियाँ होती है तो उसमें से स्वर संधि पहली हो गई, दूसरी हो गई व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। जो अनुस्वार संधि दिया गया है ये संधि का प्रकार नहीं होता, तो आपका आंसर इसमें राइट जो होगा वो डी पार्ट राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताइए। उल्लंघन के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो उत प्लस लंघन जो लिखा हुआ है लंघन, ये सही संधि विच्छेद है जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है। ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को बताना, इसमें से क्या है। स्वर संधि की बात करेंगे तो विद्यालय, सदगत, दिग्दर्शन और सज्जन। इसमें से अगर स्वर संधि की बात करेंगे तो विद्यालय शब्द जो है ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको अगर हम विग्रह करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या प्लस आलय बनता है, जिसमें बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण की ये बात कर रहा है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण की बात कर रहा है, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बाकी इसमें सदगति जो है ये क्या है, ये व्यंजन संधि है, दिग्दर्शन भी व्यंजन संधि है और सज्जन भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। पो प्लस अन की बात करेंगे तो ये जो है अयाद स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट सही हो जाएगा। पो प्लस अन ये बनता है पवन। ठीक है, पवन जो है किस संधि का उदाहरण है, तो ये अयाद संधि का उदाहरण है। पवन किस संधि का उदाहरण है, तो ये अयाद संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यथाविधि में कौन सा समास है। यथाविधि में अगर हम समास की बात करेंगे तो इसमें समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चूँकि इसमें फर्स्ट में जो यथा शब्द लिखा हुआ है एक अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। गुरुदेव में शब्द समास में की बात करेंगे तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और ये क्या है, विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है इसमें। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अधिमानता में उपसर्ग की बात करेंगे तो देखिए उपसर्ग जो शब्द होता है वो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधि जो उपसर्ग है ये अधि उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है। संकल्प में अगर हम शब्द में उपसर्ग की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, सम शब्द इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो आंसर आपसे इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है। अब प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है औपचारिक में, तो औपचारिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा, इक प्रत्यय। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। नी प्रत्यय की बात करेंगे तो देखिए नौकरानी में क्या है, नी प्रत्यय नहीं लगा है, और बाकी शेरनी, मोरनी, कूटनी इसमें सब में नी प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं। इनमें से तत्सम की बात करेंगे तो आँख शब्द जो होता है यह तत्सम नहीं होता। बाकी नयन तत्सम है, नेत्र भी तत्सम है, दीर्घ भी तत्सम है, लेकिन आँख जो है एक तद्भव शब्द है। आँख क्या है, तद्भव शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें से तत्सम इसमें से देखा जाए तो अग्र शब्द क्या है, तत्सम है, बाकी सारे तत्सम नहीं है। ठीक है, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्द इसमें देखेंगे तो अमीर जो है ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल से क्या होता है, जात सभी जो है जात राज्यपाल की जो सूचना दे रहा है, यानी ये एक तरीके से पूरी जातियों का सूचना दे रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें देखा जाएगा तो तप, तीर, भरत और चिंता। चिंता शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक शब्द है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चिंता आ जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा राइट। कौन कौन से होता है, तो देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इस तरीके से 3 भेद जो होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है ये बताना है, तो वह स्वतः ही जान जाएगा। इसमें वह की अगर हम बात करेंगे तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आंसर जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा। पापी में कौन सा विशेषण है। पापी में विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है पापी। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं। इनमें से क्रिया विशेषण के भेद की बात करें तो इसमें जातवाचक जो होता है क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता। ठीक है, बाकी स्थानवाचक, परिमाणवाचक और ये जो है रीतवाचक सब क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत आते हैं। मोह शब्द कौन सा विशेषण है। मोह की अगर हम बात करेंगे तो गुण बता रहा है, तो इस तरीके से गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है, किस क्रिया का समुचित उदाहरण है इसमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है, तो आंसर इसका ए पार्ट रहेगा अकर्मक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? इसमें से क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे तो क्रिया की विशेषता इसमें धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण शब्द होता है। आंसर ए बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में जो है संबंध बोधक शब्द कौन सा है? अगले क्वेश्चन में उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिना। बिना शब्द जो है ये संबंध बोधक का अर्थ बता रहा है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा बिना। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अगले प्रश्न में बताना है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है इसमें से। तो इसमें से अगर देखा जाए तो आजन्म जो दिया गया है ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। बाकी अर्थात, अतएव, अथवा ये सब समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वह क्या होते हैं? तो वह अगर हम बात करेंगे तो वह विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। आंसर बी ए पार्ट राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची है? अनुपम के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। अद्वितीय जो होता है अनुपम के पर्यायवाची होता है। अन्य अनुपम के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अपूर्व जो होता है ये भी अनुपम का पर्यायवाची होता है, अद्वितीय हो ही गया। बेजोड़ जो है अनुपम का पर्यायवाची होता है। बेमिसाल जो होता है ये भी अनुपम का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अनोखा, इसके बाद निपुण, ये सब जो है अनुपम के पर्यायवाची होते हैं। अप्रतिम ये भी अनुपम का पर्यायवाची, और इसके होता है निरूपम, ये भी अनुपम का पर्यायवाची होते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे अनुपम के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है गेह का पर्यायवाची बताना है। गेह का पर्यायवाची होता है ग्रह। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। गेह के अन्य पर्यायवाची में घर आता है, ग्रह आता है। ठीक है। सदन होता है, सदन है। इसके बाद इसमें धाम है, और फिर भवन है। ठीक है। निवास है, आवास है। ये सब क्या होते हैं? ये सब गेह के पर्यायवाची या घर के पर्यायवाची होते हैं। निलय है। ठीक है। निलय ये भी घर के पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, आचार का विलोम क्या होता है? आचार का विलोम अनाचार होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? प्रवृत्ति का विलोम निवृत्त होता है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवली और आविल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? अवली और आविल का शब्द युग्म जो है इसका सही अर्थ क्या होता है? तो अवली मीन्स होता है पंक्ति और आविल मीन्स होता है गंदा। तो आपका आंसर होगा जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है, डी पार्ट राइट है। बलि और बलि शब्द युग्म का सही अर्थ बताना इसमें से। तो बलि का क्या अर्थ होता है और बलि का क्या अर्थ होता है? बलि का अर्थ होता है बलिदान करना, और बलि का अर्थ होता है वीर। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय शब्द का वो शब्दांश है जो कहाँ पर जुड़ता है? किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, या फिर इसके अन्य दो जो ऑप्शन है दिया गया है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है या किसी शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो प्रत्यय कहाँ पर जुड़ता है? प्रत्यय की अगर हम इसमें बात करते हैं, प्रत्यय शब्द वो शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध शब्द है? अंत्याक्षरी किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा गया है किस ऑप्शन में? तो वो लिखा गया है बी पार्ट में। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। अंत्याक्षरी जो है बी पार्ट में जिस तरीके लिखा जाए उस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है। शुद्ध रूप से। अगले क्वेश्चन में भी हमें शुद्ध रूप बताना है, इसमें से कौन सा शुद्ध रूप है? तो पूजनीय शब्द की बात करें तो किस पार्ट में शुद्ध रूप से लिखा हुआ? तो सी पार्ट में शुद्ध रूप से लिखा हुआ। तो आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है। चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।